subscribe and share. हेलो एवरीवन, हमारी आज की वीडियो का विषय है भारत का विभाजन। भारत का जब विभाजन हुआ था उसके मुख्य कारण क्या थे और उस समय की परिस्थितियां क्या थी। आज हमारी जो वीडियो है वो इसी विषय को लेकर है। भारत का विभाजन दो राष्ट्रों के सिद्धांत के तहत ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांतों का विभाजन था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेश को दो स्वतंत्र प्रभुत्व भारत और पाकिस्तान में गठित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को ब्रिटिश राज का अंत करते हुए ब्रिटिश भारत का विभाजन किया। भारत और पाकिस्तान कानूनी रूप से दो स्वशासित देशों के रूप में उभरे। हिंदू और मुस्लिम प्रमुखताओं के आधार पर तीन प्रांतों बंगाल, असम और पंजाब को इन तीनों में विभाजित किया गया था, जिसके कारण 14 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ था, जो कि एक शरणार्थी संकट, बड़े पैमाने पर हिंसा, हत्याओं और धार्मिक रेखाओं पर विघटन का मार्ग था। भारत का डोमिनियन 1950 में भारत गणराज्य में बदल गया था, जबकि पाकिस्तान का डोमिनियन प्रशासनिक रूप से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में विभाजित हो गया था, जो 1956 में पाकिस्तान का इस्लामी गणराज्य बन गया। पूर्वी पाकिस्तान बाद में 1971 में इस संघ से अलग होकर बांग्लादेश बना। उस समय की क्या मुख्य कारण थे और क्या परिस्थितियां थी? परिस्थितियां और घटनाएं जो भारत के विभाजन की ओर अग्रसर थी। 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने रानी विक्टोरिया को अलग बंगाल बनाने के लिए कहा। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि 70 मिलियन की आबादी के साथ बंगाल का प्रशासन करना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा था। हालांकि इस तरह के विभाजन के पीछे वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक था, क्योंकि ब्रिटिश को युद्ध की आशंका थी। अगर बंगाली हिंदू और मुस्लिम हाथ मिला ले तो, जैसा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दिखाई दे रहा था, अंग्रेज बंगाल को कमजोर करना चाहते थे, जिसे भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र माना जाता था। कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल को विभाजित करने के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इसके अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक उपखंड दो भागों में बट गया। बड़े पैमाने पर हिंदुओं को पश्चिमी क्षेत्रों में विस्थापित किया गया था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य में रहते हैं। उड़ीसा, बिहार और झारखंड, पूर्वी बंगाल और असम के मुस्लिम बड़े पैमाने पर पूर्वी क्षेत्र में बस गए। इस तरह से बंगाल को विभाजित करके
अंग्रेजों ने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली प्रभाव पर लगाम लगाने का प्रयास किया। विभाजन को दोनों समुदाय द्वारा समर्थन नहीं किया गया। जिन्होंने इसे विभाजन और शासन नीति के रूप में मान्यता दी। इस दौरान बंगाल भर में सहज और छिटपुट विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन ने स्वदेशी यानी भारतीय खरीदे आंदोलन को आकार दिया। लोगों ने ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया। विभाजन विरोधी आंदोलन के नेताओं ने भारतीय वस्तुओं का उपयोग करने का संकल्प लिया। विदेशी सामानों की दुकानों पर पाबंदी लगा दी गई। पश्चिमी उत्पादों को आग में फेंक दिया गया और आयातित चीनी का भी बहिष्कार किया गया। विभाजन विरोधी आंदोलन के नेताओं ने बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक बंगाली कविता के शीर्षक वंदे मातरम का इस्तेमाल नारे के रूप में किया। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से एक गीत तैयार किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति ने बाद में अक्टूबर 1937 में गीत के पहले 2 छंदों को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। सार्वजनिक इमारतों पर बमबारी की गई। सशस्त्र डकैतियों को अंजाम दिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या नौजवानों के समूह द्वारा की गई। जल्द ही नारा और विद्रोह देशव्यापी ध्यान का आकर्षण बन गया। दूसरी ओर मुस्लिम समाज ने 1906 में नए वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडलों के साथ साथ उनके लिए आनुपातिक विधायी प्रतिनिधित्व भी मांगा। उन्होंने दिसंबर 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसकी मेजबानी नवाब सर ख्वाजा सलीमुल्लाह ने की थी और ढाका नवाब परिवार के आधिकारिक निवास अहसन मंजिल में आयोजित किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बाद में राजनीतिक विरोधों के साथ साथ बंगालियों की भावना को शांत करने के लिए 12 दिसंबर 1911 को बंगाल के 2 हिस्सों को फिर से एकजुट किया। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना का योगदान अपार था, जिसमें यूरोप, भूमध्य और मध्य पूर्व में प्रमुख सैन्य गतिविधि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्वतंत्र ब्रिगेड और डिवीजनों की भागीदारी शामिल थी। हजारों भारतीय सैनिकों की मौत सहित युद्ध में भारतीय सैनिकों की भागीदारी की खबर दुनिया भर में अखबारों और रेडियो के माध्यम से पहुंच रही थी। 1920 में भारत लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक सदस्यों में से एक बन गया, जिसका मुख्य मिशन विश्व शांति बनाए रखना था। भारत ने एंटवर्प में 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में लेस इंडस एंग्लाइस के नाम से भाग लिया। भारतीय नेता 19वीं सदी के अंत से भारत में
संवैधानिक सुधारों के लिए दबाव बढ़ा रहे थे। उन्होंने भारत में सरकार से बड़ी भूमिका की मांग की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के योगदान के बाद रूढ़िवादी ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं ने भी संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करना शुरू कर दिया ताकि ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। लखनऊ में दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा एक संयुक्त सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें लखनऊ समझौते के रूप में एक प्रसिद्ध समझौता हुआ था। भारतीय स्वायत्तता की मांग के अनुसरण में दोनों पक्ष समझौते के माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अनुपात में उच्च प्रतिनिधित्व की अनुमति देने पर सहमत हुए। इस समझौते को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया, क्योंकि इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए और हिंदू मुस्लिम एकता की आशा की एक किरण प्रज्वलित की। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधान था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसे 23 दिसंबर 1919 को रॉयल एस्टेट प्राप्त हुआ। मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस अधिनियम में वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटेगू की रिपोर्ट में सुधारों को शामिल किया गया था। इसने प्रमुख प्रांतों के लिए एक द्वंद्व की शुरुआत की, जहां सरकार के कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण हस्तांतरित सूची जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य स्थानीय सरकार के पर्यवेक्षण में शामिल थी। ऐसे प्रत्येक प्रांत में मंत्रियों की सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जो प्रांतीय परिषद को जवाबदेह होंगे। सरकार के अन्य क्षेत्रों जैसे विदेशी मामलों, रक्षा और संचार, जिसे आरक्षित सूची में शामिल किया था, को वाइसराय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इस अधिनियम ने भारतीयों के नागरिक सेवा में प्रवेश के साथ सैन्य अधिकारी कोर में आसान और आरक्षित सीटें दोनों अधिवासित यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, मुस्लिम और सिखों के लिए सांप्रदायिक के सिद्धांत मिंटो मार्ले सुधारों की पुष्टि की। हालांकि प्रांतों के लिए जिम्मेदार मंत्रियों को सत्ता का केवल आंशिक हस्तांतरण प्रदान किया गया था और ऐसे क्षेत्रों में धन पर नियंत्रण अभी भी ब्रिटिश अधिकारिता के हाथों में ही था। पाकिस्तान का निर्माण दो राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था, जो पाकिस्तान आंदोलन के संस्थापक सिद्धांतों में से एक था। दो राष्ट्र की विचारधारा के अनुसार भारतीय हिंदू और मुसलमान दो विशिष्ट राष्ट्र हैं, जो भाषा और जातीयता सहित अपनी विशिष्ट क्षेत्रवार
समानता के बावजूद और भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों को एकजुट करने वाली प्राथमिक पहचान और कारक उनका धर्म है। इस प्रकार सिद्धांत ने भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की वकालत की, जहां वे इस्लाम को प्रमुख धर्म के रूप में देख सकते हैं। वकील और राजनेता मोहम्मद अली जिन्ना, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता बने रहे और भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई हिंदू राष्ट्रवादी संगठन भी सिद्धांत से प्रभावित थे। उन्हें प्रेरित करने वाले अलग अलग कारणों में भारत से पूरे मुस्लिम समुदाय को बाहर निकालना, कानूनी रूप से भारत में एक हिंदू राज्य की स्थापना, इस्लाम में धर्मांतरण को प्रतिबंधित करना और भारतीय मुसलमानों के बीच हिंदू धर्म में रूपांतरण के लिए शुद्धि का आयोजन करना शामिल था। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लाला लाजपत राय, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन के बाद ब्रिटिश राज में हिंदू समुदायों के अधिकार की रक्षा करने के लिए हिंदू महासभा के नेता बने रहे, पहले हिंदू समर्थकों में से एक थे। उन्होंने 14 दिसंबर 1924 को भारतीय अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचार पत्र द ट्रिब्यून में विवादास्पद रूप से लिखा, भारत को एक हिंदू राज्य और एक मुस्लिम में स्पष्ट विभाजन की मांग की। सिद्धांत की व्याख्याएं विविध हैं, जबकि एक ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से पूरे हिंदू समुदाय को हटाने की वकालत करने की वकालत की और इसके विपरीत एक अन्य व्याख्या संप्रभु स्वायत्तता के लिए की गई, जहां इस तरह के हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं थी और हिंदू और मुस्लिम सह अस्तित्व में रह सकते हैं। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एकांत अधिकार शामिल था। भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1935 में शुरू में पारित किया गया था। अधिनियम के महत्वपूर्ण पहलुओं में 1919 अधिनियम की अराजकता प्रणाली को समाप्त करना और केंद्र में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और राजशाही का परिचय देना शामिल था। एक संघीय न्यायालय फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। स्थापना का प्रावधान भारतीय परिषद की घोषणा करते हुए सलाहकार परिषद की शुरुआत, प्रत्यक्ष चुनाव शुरू करना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के साधन प्रदान करना था। 1936 और 37 की सर्दियों के दौरान आंशिक रूप से प्रांतों का पुनर्गठन हुआ और प्रांतीय चुनाव ब्रिटिश भारत में हुए थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 8 में से 8 प्रांतों में सत्ता में आ गई थी, जबकि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग किसी भी प्रांत में सरकार बनाने में असफल रही थी। हालांकि चुनी हुई सरकारों का गठन अधिकांश रियासतों में संभव नहीं हो सका था, क्योंकि राजकुमारों की अवहेलना होती थी। हालांकि कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया था कि धार्मिक मामले आर्थिक और सामाजिक मामलों की तुलना में भारतीयों के लिए अधिक महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ घटनाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी को धीरे धीरे मुस्लिम जनता से अलग कर दिया।
ऐसी ही एक घटना में यूपी के नवगठित प्रांतीय प्रशासन ने गाय के संरक्षण के साथ साथ हिंदी के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिमों की स्थिति का आकलन करने के लिए कांग्रेस द्वारा शासित प्रांतों में जांच की गई। मुसलमानों को धीरे धीरे चिंता होने लगी कि भविष्य में वे स्वतंत्र भारत में हिंदू कांग्रेस सरकार के अधीन अन्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड लिंथगो ने सितंबर 1939 में एक घोषणा की थी। लिंथगो ने यह घोषणा की कि भारत जर्मनी के साथ उस समय युद्ध में था। उन्होंने भारतीय लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों से सलाह के बिना इस तरह के एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की। वायसरॉय की इस तरह की कार्यवाही के विरोध में अक्टूबर और नवंबर 1939 में कांग्रेस के मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मुस्लिम लीग जो राज्य के संरक्षण में चल रही थी ने कांग्रेस के प्रभुत्व उदार दिवस से उत्सव का आयोजन किया और अपने युद्ध के प्रयास में ब्रिटेन का समर्थन किया। लिंथगो द्वारा जिन्ना को गांधी के समान दर्जा दिया गया था, जबकि कांग्रेस को हिंदू संगठन के रूप में चिन्हित किया गया था। 22 मार्च से 24 मार्च तक 1940 में 3 दिवसीय वार्षिक सत्र मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित किया गया था। एक औपचारिक राजनीतिक वक्तव्य जो लाहौर संकल्प के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे पाकिस्तान संकल्प के रूप में भी जाना जाता है, मुस्लिम लीग द्वारा अपने वार्षिक सत्र के अंतिम दिन अपनाया गया था। संकल्प में ब्रिटिश भारत के पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की परिकल्पना की गई थी, जहां आवश्यक क्षेत्रीय समायोजन करने के बाद समुदाय संख्यात्मक रूप से बहुसंख्यक था और यह भी उल्लेख किया गया था कि इस प्रकार घटित घटक स्वायत्त और संप्रभु होना चाहिए। अगस्त 1940 में लिंथगो ने प्रस्ताव किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाए। अपने युद्ध प्रयासों में सभी भारतीय समुदायों और पार्टियों से समर्थन प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने उस वर्ष प्रस्ताव के रूप में एक प्रस्ताव भी प्रसिद्ध किया। इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का वादा किया, जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करना, सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना करना, युद्ध के बाद अपने स्वयं के संविधान को बनाने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता और अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखना शामिल था। हालांकि इस प्रस्ताव को उस वर्ष सितंबर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि यह किसी तरह से मुस्लिम लीग को वीटो शक्ति प्रदान कर रहा था, जबकि बाद में इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की स्थापना के लिए इसमें कोई भी स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से कांग्रेस द्वारा पुनर्जीवित किया गया। 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के बीच प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र में
भारत छोड़ो आंदोलन या भारत अगस्त आंदोलन शुरू किया और ब्रिटिश राज को समाप्त करने की मांग की। भारत में बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो भाषण देते समय गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ ही घंटों में अंग्रेजों ने कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को किसी भी मुकदमे में कैद कर दिया और उनमें से अधिकांश को युद्ध के अंत तक जेल में रखा और उन्हें जनता से अलग कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र रूप से अपना संदेश फैलाया। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जिन्होंने वर्षों तक भारतीय स्वतंत्रता के मुद्दे का समर्थन किया, उन्होंने पद संभालने के बाद इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जनवरी 1946 से भारत में कई विद्रोह टूट गए, जिसने केवल अकेली सरकार को स्वतंत्रता के मुद्दे पर तेजी लाने के लिए प्रेरित किया। 1946 के प्रारंभ में भारत में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 11 प्रांतों में से 8 में जीत मिली और अधिकांश हिंदुओं के लिए कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के वैध उत्तराधिकारी के रूप में उभरी। मुस्लिम वोट और प्रांतीय विधानसभाओं में अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटों को मुस्लिम लीग ने सेंट्रल असेंबली की सभी मुस्लिम सीटों पर जीत हासिल की। जिन्ना ने मुस्लिम लीग की इस सफलता की व्याख्या मुसलमानों की एक अलग राज्य की लोकप्रिय मांग के रूप में की। डायरेक्ट एक्शन डे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक समझौते पर आने में विफल रहे। ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए एक कैबिनेट मिशन योजना अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई थी। इसने एकजुट भारत को संरक्षित करने का प्रस्ताव रखा, जो कांग्रेस द्वारा भी वांछित था। हालांकि मुस्लिम लीग द्वारा एक वैकल्पिक योजना बनाई गई थी, जिसमें ब्रिटिश भारत के विभाजन को हिंदू बहुल भारत में और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान को शामिल किया गया था, जिसे कांग्रेस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इस तरह की अस्वीकृति के विरोध में मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को एक सामान्य हड़ताल की योजना बनाई गई थी, जिसे कांग्रेस और अंग्रेजों दोनों के लिए मुसलमानों के पूर्ण प्रदर्शन के लिए डायरेक्ट एक्शन डे कहा गया, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के रूप में भी जाना जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे ब्रिटिश भारत के इतिहास में इस समय तक के सबसे खराब सांप्रदायिक दंगों का गवाह था। मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच बंगाल प्रांत के कलकत्ता, जो कि अब वर्तमान में कोलकाता शहर में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। इस दिन ने द वीक ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स की भी शुरुआत की। घरों में महिलाओं और बच्चों पर हमलों से सड़कों पर जो क्रूरता बढ़ी, वह 3 दिनों तक जारी रही, जिसमें हजारों हिंदू और मुसलमान मारे गए। हालांकि घटनाओं के ऐसे मोड़ से हैरान कांग्रेस रीत अंतरिम सरकार को उस साल सितंबर में जवाहरलाल नेहरू के साथ एकजुट भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया गया था। धीरे धीरे सांप्रदायिक हिंसा फैल गई और संयुक्त प्रांत में बंगाल, बिहार, रावलपिंडी,
और गढ़मुक्तेश्वर में, नोआखली में अपनी छाप छोड़ी। विभाजन को अपरिहार्य के रूप में देखने वाले पहले कांग्रेस नेताओं में से एक वल्लभ भाई पटेल भी थे। उन्होंने मुस्लिम लीग के मंत्रियों को सरकार में शामिल करने के लिए जिन्ना के प्रत्यक्ष कार्य अभियान को भी बंद कर दिया। उन्होंने दिसंबर 1946 से जनवरी 1947 तक मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों से बाहर बने पाकिस्तान के विषय पर सिविल सेवक वीपी मेनन के साथ काम किया। पटेल द्वारा सुझाए गए विचारों को भारतीय जनता में काफी समर्थन मिला। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में नियुक्त किया था और 30 जून 1948 तक स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश भारत के संक्रमण की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप गई थी। उन्हें भारत के विभाजन को बनाए रखने से बचने का निर्देश दिया गया था। भारत को स्वायत्तता हस्तांतरित करके एकजुट किया गया और बदलती हुई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की सलाह दी गई ताकि ब्रिटिशों को कम से कम प्रतिष्ठित नुकसान के साथ बाहर निकाला जा सके। सांप्रदायिक स्थिति को भांपने के बाद माउंटबेटन ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि विभाजन सत्ता के त्वरित और क्रमिक हस्तांतरण के लिए एकमात्र विकल्प था और देरी से गृह युद्ध शुरू हो सकता है। 3 जून 1947 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक योजना की घोषणा की जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की तारीख दी गई। इस योजना में बंगाल और पंजाब के मुस्लिम बहुल प्रांतों का विभाजन शामिल था। भारत और पाकिस्तान के दो अलग अलग प्रभुत्वों में ब्रिटिश भारत का वास्तविक विभाजन, हिंदू और सिख बहुमत वाले क्षेत्रों को नए भारत को सौंपा गया था, जबकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को नए राज्य पाकिस्तान के लिए सौंपा गया था। पटेल ने इस योजना से सहमत होने के लिए नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ अपनी बात रखी और उनकी पैरवी की। हालांकि गांधी तब भी विभाजन के खिलाफ थे। कांग्रेस ने योजना को मंजूरी दे दी और पटेल ने विभाजन परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सार्वजनिक संपत्ति के विभाजन का पर्यवेक्षण किया। पाकिस्तान ने भारतीय सेना के 1/3 में से 2 प्रमुख महानगरीय शहरों में से 2 और भारतीय रेलवे लाइनों के 2/5 हिस्से में प्रवेश किया। पटेल और नेहरू ने भी भारतीय मंत्रिपरिषद का चयन किया। दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, क्योंकि एक अलग राज्य के लिए उनकी मांग पूरी हो गई थी। सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाले मास्टर तारा सिंह और दलित समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले BR अम्बेडकर सहित अन्य लोगों ने भी इस योजना को मंजूरी दी। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में ब्रिटिश भारत के विभाजन का नेतृत्व किया
और रियासतों पर अंग्रेजों का आधिपत्य त्याग दिया। पाकिस्तान का स्वतंत्र संघीय प्रभुत्व, जिसमें 2 एन्क्लेव, पूर्वी पाकिस्तान जो अब वर्तमान में बांग्लादेश में है और पश्चिमी पाकिस्तान जो अब आधुनिक पाकिस्तान है, शामिल है, भारत द्वारा भौगोलिक रूप से अलग किए गए। 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना इसके पहले जनरल के रूप में अस्तित्व में आए। उस वर्ष 15 अगस्त को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में भारत एक स्वतंत्र प्रभुत्व बन गया और जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जबकि माउंटबेटन देश के पहले गवर्नर जनरल बने। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने विभाजन के दौरान कलकत्ता में रहने का फैसला किया, जहां उन्होंने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए प्रयास किया। उपवास और कताई रखकर स्वतंत्रता दिवस बिताने की कसम खाई और नए प्रवासियों के साथ काम किया। भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री सीमांकन लाइन रेडक्लिफ रेखा के नाम से प्रसिद्ध, जिसका नाम इसके वास्तुकार सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में लाइन के पश्चिमी हिस्से में भारत पाकिस्तान सीमा को दर्शाया गया है, जबकि इसकी पूर्वी तरफ दर्शाया हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र यूएनए की सदस्यता के लिए आवेदन किया, जिसे उस वर्ष 30 सितंबर को महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। भारत 1945 से संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य प्रभुत्व का दर्जा प्राप्त करने के बाद भी अंतर सरकारी संगठन का सदस्य बना रहा। रेडक्लिफ रेखा की घोषणा, जिसमें बंगाल और पंजाब प्रांतों का विभाजन शामिल था, बाद में तीव्र सांप्रदायिक हिंसा और जनसंख्या हस्तांतरण की भयावह अवधि थी, जो कि किसी भी भारतीय नेता ने नहीं देखी थी। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नरसंहार की भयावह प्रवृत्ति के साथ हिंसा की भयावह और बर्बर घटनाओं में पीड़ितों के उत्परिवर्तन शामिल थे। भारत और पाकिस्तान के दर्दनाक विभाजन में विशाल जनसंख्या आदान प्रदान शामिल थे। लाखों लोगों को अपनी मातृभूमि से उखाड़ फेंका गया था और उन्हें अपने सभी गुणों और सामानों को रातों रात पीछे छोड़ना पड़ा और पैदल यात्रा करनी पड़ी। बैलगाड़ी की रेलगाड़ियां और जो कोई भी नई जमीन का वादा किया, जो उनके लिए एक नया जीवन और घर था। सूत्रों के अनुसार विभाजन के बाद भारत में 330 मिलियन, पूर्वी पाकिस्तान में 30 मिलियन और पश्चिमी पाकिस्तान में 30 मिलियन लोग थे। पंजाब में पश्चिम से विस्थापितों की अधिकतम संख्या लगभग 11.2 मिलियन थी, जबकि 4.7 मिलियन हिंदू और सिख भारत से पश्चिम पाकिस्तान चले गए। 6.5 मिलियन मुसलमान भारत से पश्चिम पाकिस्तान चले गए। पूर्वी हिस्से में 0.7 मिलियन मुस्लिम पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आए और 2.6 मिलियन हिंदू पूर्वी पाकिस्तान से भारत में चले गए।
1931 और 1951 की जनगणना द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला कि पंजाब की सीमा पर बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के दौरान लगभग 2.23 मिलियन लोग लापता हो गए, जिसमें 1.26 मिलियन लापता मुसलमान शामिल थे जो पश्चिमी भारत छोड़ने के बाद पाकिस्तान नहीं पहुंचे, और इसी तरह 0.84 मिलियन लोग लापता हिंदू सिख थे। भारत और पाकिस्तान दोनों को शरणार्थियों को फिर से बसाने में कई साल लग गए। भारत में शरणार्थियों को शुरुआत में किंग्सवे कैंप में सैन्य बैरकों, लाल किला और पुराना किला जैसे ऐतिहासिक स्थानों जैसे विभिन्न सैन्य स्थलों में आश्रय दिया गया था। शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए भारत सरकार ने बाद में कई निर्माण परियोजनाएं शुरू की, जिसके कारण दिल्ली में पंजाबी बाग, लाजपत नगर और राजेंद्र नगर जैसी आवासीय कॉलोनियों का निर्माण हुआ। भारत सरकार शिक्षा, रोजगार और शरणार्थियों के लिए अन्य अवसरों का प्रावधान करने के लिए भारत भर में कई योजनाओं के साथ आई। 1947 में ब्रिटिश भारत के हिंसक विभाजन ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक मजबूत, जटिल और बड़े पैमाने पर शत्रुतापूर्ण संबंध विकसित किए, जो आज तक भी कायम हैं।